हेलो स्टूडेंट्स, आई एम रवि कुमार फ्रॉम केवी CRPF मोकामा। आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट चैप्टर पावर शेयरिंग के बारे में हम लोग जानेंगे। पावर शेयरिंग यानी सत्ता की साझेदारी। यानी पावर शेयरिंग का मतलब क्या होता है कि पावर के में हिस्सेदारी। ठीक है। इसके पहले हम लोग जाने थे डेमोक्रेसी के बारे में। तो डेमोक्रेसी में क्या था कि सभी जो पावर होते हैं वो सिर्फ एक आदमी के पास नहीं होता, या फिर एक ऑर्गन के पास, वन ऑर्गन के पास नहीं होता है जो गवर्नमेंट का जो पावर होता है सब। ठीक है, कोई भी गवर्नमेंट में ऐसा नहीं होता है डेमोक्रेटिक में, जहाँ पर कि लोकतंत्र स्थापित है। और एक अच्छा शेयरिंग ऑफ पावर होता है, उसमें एक देखिएगा लेजिस्लेचर यानी जो विधायकी होती है, फिर एग्जीक्यूटिव होती है कार्यपालिका, फिर जुडिशियरी न्यायपालिका। ये तीनों मिलकर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में पावर को शेयर किया जाता है, हिस्सेदारी दिया जाता है। और ये डेमोक्रेसी के डिज़ाइन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंस है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। और इसी से रिलेटेड हम जानेंगे। तो यहाँ पर हम किसके बारे में जानते हैं? तो बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में। बेल्जियम और श्रीलंका की एक कहानी दिया गया, स्टोरी, उसके बारे में जानेंगे और उनको कंपेयर करके देखेंगे कि आखिर क्या सही है और क्या गलत है, और किस तरीके से डेमोक्रेसी चलनी चाहिए और किस तरह से डेमोक्रेसी को चलाना सही नहीं होगा। ठीक है, तो आगे हम लोग जानेंगे बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में। ठीक है, ये दोनों का कहानी बताया गया वहाँ की कि क्या क्या चीज़ है। तो बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में हम लोग जानेंगे। तो इन दोनों जगहों पर, बेल्जियम और श्रीलंका पर, डेमोक्रेटिक सिस्टम है, उसको कंपेयर करना है ताकि हमें डेमोक्रेसी के बारे में कुछ ज़्यादा चीज़ें और समझ में आ जाए। ठीक है, तो बेल्जियम जो है, जो एक स्मॉल कंट्री इन यूरोप में एक छोटा सा देश है बेल्जियम, और इसका एरिया है जो स्टेट ऑफ हरियाणा, हरियाणा स्टेट जो हम लोग के इंडिया में है उससे भी छोटा है। और इसका जो बॉर्डर है वो किन कौन से देशों से लगता है? तो फ्रांस से, नीदरलैंड एंड जर्मनी एंड लग्जमबर्ग। ठीक है, ये सबसे उसका बॉर्डर लगता है, इसका बेल्जियम का। और ये बेल्जियम का पॉपुलेशन, जनसंख्या है वो 1 करोड़ से थोड़ा सा ज़्यादा है, लिटिल ओवर 1 करोड़, थोड़ा सा ज़्यादा है, 1 करोड़ कहीं आसपास का ही है, थोड़ा सा ज़्यादा है। जो करीब अगर कंपेयर करें हम हरियाणा से, तो हरियाणा के पॉपुलेशन का मात्र हाफ है, आधा है। हरियाणा के आबादी के आधा ही है बेल्जियम की आबादी। ठीक है, और यहाँ पर जो एक एथनिक ग्रुप के बारे में बताया गया, एथनिक कंपोजिशन क्या? जातीय बनावट, कि डिफरेंट टाइप के लोग रहते हैं, उनका ग्रुप अलग है, जाति अलग है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पर इंडिया में हम देखते हैं कि एथनिक कंपोजिशन के रूप में हिंदू हुआ, मुस्लिम हुआ, क्रिश्चियन हुआ या सिख हुआ। ये एक तरह से क्या है? एक तरह से एक एथनिक कंपोजिशन है, जातीय ग्रुप है। या फिर यूपी में कोई रहने वाला है, कोई महाराष्ट्रियन है, कोई गुजरातियन है, कोई तमिलियन है, कोई तेलुगु है। तो इस तरह से एथनिक ग्रुप है लोगों का, या फिर क्लास है लोगों का, इसको ही हम एथनिक कहते हैं या जातीय कंपोजिशन कहते हैं, जातीय बनावट कहते हैं। ठीक है, जिस तरह से इंडिया का एथनिक कंपोजिशन है, उसी तरह से बेल्जियम में भी वहाँ पर एथनिक कंपोजिशन है, वह बहुत ही ज़्यादा कम्प्लेक्स है।
जो बेल्जियम में है जो वेरी कम्प्लेक्स है, ठीक है। और कंट्री का जो टोटल पॉपुलेशन है, वहाँ के जो बेल्जियम की जो टोटल आबादी है वहाँ तो बहुत छोटा है। वो महज कितना था, 1 करोड़ के आसपास, 1 करोड़ से थोड़ा सा ज़्यादा है। तो ये जो पूरी आबादी है, टोटल पॉपुलेशन कंट्री का, बेल्जियम कंट्री का, उसमें 59% जो लोग हैं वो फ्लेमिश रीजन में, फ्लेमिश क्षेत्र है कोई, फ्लेमिश रीजन में 59% लोग रहते हैं। और उनका स्पीक जो बोली है, भाषा क्या है, बोलते हैं डच लैंग्वेज, डच भाषा उन लोग बोलते हैं, जो फ्लेमिश रीजन में रहते हैं, जो 59% हैं, ठीक है। और 40% जो पीपुल्स हैं जो वेलोनिया रीजन में रहते हैं, और इनकी लैंग्वेज क्या है, वो बोलते हैं फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं। वो वेलोनिया में जो रहते हैं वो फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं। उनकी आबादी कितना है, मात्र 40%। और इसके बाद बचता है 1% जो बेलेजियंस स्पीक, बेल्जियंस जो रीजन है उसमें रहते हैं, उनका बोली क्या है, जर्मन बोली है, जर्मन भाषा को उन लोग बोलते हैं, ठीक है। तो एक तरीके से हम देखते हैं कि यहाँ जो रहने वाले लोग हैं, यानी कि यहाँ पर जो एथनिक कंपोजिशन वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। नहीं देखें, एक है डच बोलता है, तो कोई फ्रेंच बोलता है, तो कोई जर्मन बोलता है, 3 तरह से यहाँ पर लोग बोलने वाले हैं। और यहाँ पर एक चीज़ और है कि यहाँ जो कैपिटल है, कैपिटल सिटी हो गया है, कैपिटल सिटी हुआ ब्रुसेल्स जो है राजधानी है बेल्जियम के, वहाँ पर 80% लोग हैं जो फ्रेंच बोलते हैं। देखो, राजधानी में रहने वाला 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं, और 20% मात्र ही डच बोलते हैं, डच स्पीकिंग है उन लोग का, डच बोली है। यहाँ पर देखिए जनसंख्या डच का है 59%, और जो राजधानी जो है वहाँ पर मात्र 20% ही लोग हैं। और इधर हम देखते हैं कि 40% ही इधर जो है जो फ्रेंच बोलते हैं, लेकिन जो राजधानी है ब्रुसेल्स, वहाँ पर 80% लोग जो फ्रेंच बोलने वाले लोग हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि मिनोरिटी फ्रेंच स्पीकिंग लोग थे। मिनोरिटी में माने अल्पसंख्यक रूप में जो फ्रेंच थे वो अल्पसंख्यक थे, मिनोरिटी कम्युनिटी के था, और वे बहुत ही ज़्यादा रिच थे। नहीं देखे, फ्रेंच मात्र 40% ही हैं, लेकिन इन लोग क्या थे कि बहुत ज़्यादा रिच थे, अमीर आदमी थे, और वे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल भी थे, शक्तिशाली भी थे वो। और जो लोग डच बोलते थे वो उतना ज़्यादा अमीर नहीं थे, डच स्पीकिंग वाले कम्युनिटी के लोग वो उतना अमीर नहीं थे, और नहीं उतना ज़्यादा पावरफुल थे जितना कि फ्रेंच थे। और इसलिए कि इन दोनों के बीच में क्या होगा, एक कंपटीशन का भाव आता डच और फ्रेंच के बीच में, क्योंकि डच जो स्पीकिंग जो लोग थे वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एजुकेशन मच लेटर, यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में और एजुकेशन को वो लेट से उन लोग को फ़ायदा मिला था डच लोग के। इस वजह से जो डच बोलने वाले लोग थे और जो फ्रेंच वाले लोग थे, इन दोनों के कम्युनिटी के बीच में काफ़ी ज़्यादा तनाव हो गया, टेंशन हो गया, एक तरह से कहिए तो टेंशन हो गया डच और फ्रेंच बोलने वाले कम्युनिटी के बीच में। वो कब हुआ, 1915 एंड 1916, ठीक है, 1950 और 1960 में दोनों कम्युनिटी के लोगों में टेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। इन दोनों कम्युनिटी के बीच टेंशन हुआ तो वो ब्रुसेल्स में, जो बेल्जियम की कैपिटल थी, राजधानी थी ब्रुसेल्स में, और भी वहाँ पर
ज़्यादा हुआ था। उसका रीज़न था क्या था कि ब्रुसेल्स जो थी बेल्जियम की राजधानी थी और वहाँ पर परेशानी कुछ थोड़ा अलग था। क्यों? उसका रीज़न था उसका कि डच बोलने वाले जो लोग थे जो पूरी कंट्री में कितना थे, तो 59%। पूरे कंट्री में डच बोलने वाले 59% थे। लेकिन ब्रुसेल्स में वो कितना थे, राजधानी में मात्र 20% ही थे। और वही जो फ्रेंच बोलने वाले लोग थे पूरे देश में, उनकी आबादी थी 40%। लेकिन जो बेल्जियम की जो राजधानी हुआ ब्रुसेल्स, वहाँ पर फ्रेंच बोलने की आबादी कितना थी, 80%। तो इसको हम जब कंपेयर करेंगे श्रीलंका के साथ, इस सिचुएशन को, श्रीलंका का जो सिचुएशन है वो बेल्जियम है जो काफ़ी मिलता जुलता है, और जो श्रीलंका की है जो एक आइलैंड नेशन है और हमारा वो पड़ोसी देश भी है। और यह जो हमारा जो तमिलनाडु जो स्टेट है उसके साउथ में जो कोस्ट है, तमिलनाडु कोस्ट, जो साउथर्न कोस्ट है तमिलनाडु के, उससे फ्यू किलोमीटर, कुछ किलोमीटर के दूर पर ही श्रीलंका है। और यहाँ के जो आबादी है यानी पॉपुलेशन है श्रीलंका के, वहाँ पर 2 करोड़ पीपल्स लोग रहते हैं, यानी 2 करोड़ आबादी है, जो अगर कंपेयर करें हम हरियाणा स्टेट से तो उसके बराबर ही है लगभग। ठीक है। तो साउथ एशिया रीजन में, साउथ एशिया रीजन की तरह ही श्रीलंका में भी जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा डाइवर्स है, यानी विविधतापूर्ण है वहाँ पर। ठीक है, डाइवर्स पॉपुलेशन है वहाँ पर अलग अलग कम्युनिटी के लोग रहते हैं। जैसे इंडिया में भी देखिए ना, बहुत तरह के लोग यहाँ पर रहते हैं, उसी तरह श्रीलंका में भी बहुत तरह के डिफरेंट टाइप्स के कम्युनिटी रहते थे। तो श्रीलंका में सबसे बड़ी जो मेजर सोशल ग्रुप था वो सिंहला स्पीकर, यानी सिंहला जो भाषा है, सिंहला जो बोलने वाले लोग थे उनकी सबसे अधिक था, और उसका आबादी था 74% सिंहला भाषा बोलने वाले। और इसके बाद आते थे तमिल स्पीकर्स, जिसका आबादी कितना था, मात्र 18%, 18% ही था। और इसके बीच में भी और था, जो तमिल बोलने वाले लोग थे उनके 2 सब ग्रुप्स थे, यानी 2 भाग में बांटा गया था, जिसमें फर्स्ट नंबर में हम तमिल नेटिव ऑफ द कंट्री, यानी तमिल में रहने वाले लोग। ठीक है, एक था तमिल में रहने वाले लोग जो श्रीलंकन तमिल कहलाए, जिसका था 13%। और दूसरा हुआ इंडिया से जो गए हुए जो तमिल थे, इंडिया से जो स्टेट कंट्री है वहाँ से जो गए तमिल लोग, वो इंडिया से श्रीलंका क्यों गए थे उसके बारे में भी हम लोग जान लेंगे। तो जब इंडिया और श्रीलंका पर जब ब्रिटिश का जब शासन था, ब्रिटिश रूल करता था यहाँ पर, तो उस समय प्लांटेशन वर्कर के रूप में कॉलोनियल पीरियड, प्लांटेशन वर्कर के रूप में कॉलोनियल पीरियड में इंडिया के लोगों को तमिलनाडु से उसको ले गए थे कहाँ, श्रीलंका, जो तमिल भाषा बोलते थे। और यही लोग आगे चलकर क्या कहलाए श्रीलंका में, इंडियन तमिल कहलाए। जो इंडिया से जो गए श्रीलंका में तमिल लोग, उसी को इंडियन तमिल कहलाए वहाँ श्रीलंका में। तो श्रीलंका के जो
नॉर्थ एंड ईस्ट यानी उत्तरी और पूर्वी जो रीजन में है, जो तमिलों का मुख्य रूप से वहीं पर आबादी है सबसे अधिक। ठीक है, देखिएगा यहाँ फिगर में भी ये सब दिखाया गया है। नॉर्थ और ये नॉर्थ हो गया और ये शायद ईस्ट हो गया, तो यही सब तमिल है। ये सब जितना है जो तमिल है। ठीक है, सबसे ज़्यादा आबादी नॉर्थ और ईस्ट साइड में ही है तमिल लोगों का श्रीलंका में। और फिर और यहाँ पर जो सिंहला जो स्पीकिंग पीपल्स थे, जो सिंहला भाषा बोलते थे, वो बौद्धिस्ट थे यानी बौद्ध लोग थे। जबकि जो तमिल स्पीकर थे, जो तमिल भाषा बोलते थे, वो कुछ हिंदू थे और मुस्लिम भी थे। तमिल भाषा बोलने वाले हिंदू और मुस्लिम दोनों थे। और श्रीलंका के आबादी में जो क्रिश्चियन लोग था उसका था 7% कंट्रीब्यूशन, तो उसमें 7% ही क्रिश्चियन लोग थे। और ये जो थे जो बोथ तमिल और सिंहला दोनों बोलते थे, तमिल और सिंहला दोनों भाषा बोलते थे क्रिश्चियन लोग। ठीक है, तो हम इस तरह से देखते हैं कि इस दोनों सिचुएशन में श्रीलंका और बेल्जियम के सिचुएशन के बारे में जाने, तो इस तरह के सिचुएशन में क्या हो सकता है और क्या होना चाहिए। तो बेल्जियम में है जो डच कम्युनिटी के जो लोग थे, डच कम्युनिटी के, वो अपने संख्या बल से यानी ज़्यादा संख्या में थे, उसका फ़ायदा उठा सकता था और वह चाहती तो उसका एडवांटेज के रूप में उठाता है, या फिर वो अपना जो चाहता उसको फोर्सली रूप से फोर्स करके वो जो फ्रेंच भाषा के जो लोग थे उस पर, और जो जर्मन स्पीकिंग जो लोग थे, जो जर्मन भाषा बोलते थे, उसके ऊपर वो अपना फोर्स कर सकता था। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता, वहाँ की फ्रेंच और जर्मन स्पीकिंग की भाषा जो बोलने वाले लोग थे उसके बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट, जो जर्मन फ्रेंच और डच तीनों भाषा के जो बोलने वाले थे उन लोग में एक कॉन्फ्लिक्ट, एक विरोध होता, एक लड़ाई पैदा कर देंगे। और एक तरीके से एक ही देश में क्या होता कि वेरी मैसिव पार्टीशन क्रिएट करने के लिए काफ़ी हो जाता है, यानी बंटवारा हो जाता किस आधार पर, लैंग्वेज के आधार पर। ठीक है, जो कि जब दो कम्युनिटी इतने लार्ज स्केल पर एक दूसरे से अगर फाइट करते हैं तो वे एक साथ फिर कभी रह नहीं सकते थे। और फिर हम श्रीलंका के बारे में देखते हैं, तो वहाँ पर श्रीलंका का जो सिंहला जो भाषा था, सिंहला जो कम्युनिटी के लोग थे, वो और अदर जो आबादी था और जो पॉपुलेशन था, वो जैसे बेल्जियम में डच है जो बेल्जियम में, उसके मुकाबले और भी ज़्यादा था यहाँ श्रीलंका में कौन, सिंहला कम्युनिटी के लोग। तो उनके पास और भी ज़्यादा चांस था कि वे अपने जो उनको मनमानी जो करने का मन होगा, क्योंकि वो मेजॉरिटी में थे, सबसे बड़े मेजॉरिटी में, वो अपना मनमानी वो चला सकते थे किसी दूसरे जो आबादी के कम्युनिटी के लोग हैं उस पर। ठीक है, इस तरह से वे दूसरे लोगों पर अपना मन के जो चीज़ करना होता है वो आसानी से थोप सकते थे, या फिर पूरे कंट्री पर भी वो इस तरह से मनमानी कर सकते थे। ठीक है, इस तरह से हम श्रीलंका और बेल्जियम के बारे में जाने, वहाँ पर किस तरह से एथनिक ग्रुप में बटा हुआ है, किस तरह से कम्युनिटी है। ठीक है, आगे हम लोग जानेंगे और मेजॉरिटीज इन श्रीलंका के बारे में। ठीक है, ओके।